हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था निबंध और प्रेमचंद द्वारा रचित साहित्य का उद्देश्य निबंध के एक एक गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था यह एक विचारात्मक निबंध है जिसमें लेखक ने काव्य के उद्देश्य पर विचार किया है। साधना अवस्था प्रयत्न का काव्य है, संघर्ष का काव्य है। यह काव्य भोग पक्ष को लेकर चलता है, इसलिए उसमें लोक उपेक्षित हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा निबंध है, साहित्य का उद्देश्य, यह प्रेमचंद द्वारा रचित है। साहित्यकारों ने साहित्य और मानव जीवन का जो संबंध था उनको कल्पना का समावेश करके अधिक लिखा, जबकि प्रेमचंद साहित्य को जीवन का महत्वपूर्ण विषय मानकर जीवन की आलोचना पर जोर देते हैं। वे कल्पना पर आधारित ना होकर जीवन की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था और साहित्य का उद्देश्य, इन दो निबंधों के एक एक गद्यांश की व्याख्या। सबसे पहले मैं अपना गद्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसकी प्रसंग के विषय में जानेंगे। प्रसंग में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको लिखना होता है कि जो भी आपको दिया गया है गद्यांश, वह कौन सी पुस्तक से लिया गया है या उसके क्या नाम है, साथ ही साथ उसके लेखक का नाम और उसमें लेखक क्या कहना चाहता है, और व्याख्या में आपको उसके विषय में पूरी जानकारी देनी होती है, जो भी कुछ उस गद्यांश में लिखा होता है। साथ ही साथ हमने विशेष भी लिखा है कि लेखक इस गद्यांश में, प्रस्तुत गद्यांश में विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है, उसने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, इन सब को हमें विशेष में लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों, पहला गद्यांश पढ़ती हूँ। भावों के छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं, करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। लोक में प्रथम साध्य रहा है, रंजन का अवसर उनके पीछे आता है। अतः साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों का बीज भाव करुणा ही ठहरती है। इसी से शायद अपने दो नाटकों में रामचरित को लेकर चलने वाले महाकवि भवभूति ने करुणा को ही एकमात्र रस कह दिया। दोस्तों, अब हम इसका संदर्भ यानी कि प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि के निबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था से अवतरित है। शुक्ल जी संपूर्ण भावों या मनोविकारों का विवेचन विश्लेषण करने के उपरांत एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और जो वो निष्कर्ष है उसी को लेखक ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या को भी जान लेते हैं। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि संपूर्ण भावों में से करुणा और प्रेम ही जगत का मंगल करने वाले भाव हैं। मन में किसी के प्रति करुणा की भावना उत्पन्न होते ही हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो उठते हैं, और प्रेम की भावना से हमारा मनोरंजन होता है। परंतु जगत में रहते हुए मनोरंजन में पहले रक्षा करने का महत्व अधिक है। रक्षा द्वारा हम सुख शांति की स्थापना कर लेते हैं, तब मनोरंजन की ओर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, इसमें लेखक कहते हैं कि युद्ध के संघर्ष के उपरांत ही विजय का उत्सव मनाया जाता है। अतः करुणा का महत्व प्रेम से अधिक है। संभवतः इसी कारण भवभूति ने भी करुण को ही एकमात्र रस माना है। साधना अवस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्यों जैसे रामायण आदि में इसी कारण बीज भाव मूल भाव के रूप में उपस्थित है, अर्थात इसका सृजन तभी हुआ जब कवि के मन में करुणा की भावना जागृत हुई। शुक्ल जी प्रेम को लेकर चलने वाले सिद्धावस्था वाले साहित्य की तुलना में साधना अवस्था को लेकर चलने वाले साहित्य को श्रेष्ठ और लोक कल्याणकारी मानते हैं। संसार में रंजन उन्हीं को होता है जो जीवित है, जिन्हें प्राणों का भय नहीं है, जो निष्कंटक जीवन बिताते हैं। भय, आशंका, आसन संकट की भावना में रंजन हो ही नहीं सकता। अतः पहले जीवन है, बाद में कुछ और। इसलिए जिन काव्यों में आनंद की साधना अवस्था का चित्रण होता है, जिनमें अन्याय, अत्याचार, संकट का प्रतिरोध होता है, वही करुणा का प्रमुख स्वर होता है। तो दोस्तों, ये हमने
इस गद्यांश की व्याख्या के विषय में जाना। अब चलिए हम जानते हैं इसमें लेखक विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य में मनोवैज्ञानिक चेतना के भावों का प्रतिपादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है और इस गद्यांश की जो भाषा है वो प्रसाद गुण संपन्न और प्रभावपूर्ण है और लेखक ने यहाँ व्यास शैली का प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों, अब अपना दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। जो हो, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरियां गा गा कर सुलाना, केवल आंसू बहा कर जी हल्का करना था, तब तक उसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसके गम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य का केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता के भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। तो दोस्तों, जो ये पंक्तियां अभी हमने पढ़ी वो प्रेमचंद द्वारा रचित निबंध साहित्य का उद्देश्य से ली गई है। यह निबंध वस्तुतः उनके द्वारा उनके दिए गए भाषण का ही एक रूप है जो उन्होंने लखनऊ में बने प्रगतिशील लेखक मंच संघ की अध्यक्षता करते हुए इस अधिवेशन में व्यक्त किया था। इस लेख में प्रेमचंद ने साहित्य संबंधी अपने विचारों को व्यक्त किया है। उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि साहित्य वस्तुतः जीवन की आलोचना है और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने इसका प्रसंग जाना। अब हम इस गद्यांश की व्याख्या को जानते हैं। जो अभी पंक्तियां हमने पढ़ी हैं ये प्रेमचंद के द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में दी गई अंतिम पंक्तियां हैं, जिसमें वे कहते हैं कि साहित्यकारों में सबसे बड़ी कमी कर्म शक्ति का भाव होना है। इस बात से हम मुंह नहीं चुरा सकते। उनका कहना है कि अभी तक हमने साहित्य का जो आदर्श रूप सामने रखा है उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं थी। कर्म का भाव ही उसका गुण था, क्योंकि कर्म पक्षपात करता है और संकीर्णता भी लाता है। उनका लेखक का मानना है कि कोई व्यक्ति धार्मिक होकर अपनी धार्मिकता पर गर्व करे तो इससे अच्छा है कि वह धार्मिक ना होकर अपना मनमौजी बनकर रहे। ऐसा स्वच्छंदतावादी तो ईश्वर की दया का अधिकारी हो सकता है, पर धार्मिकता का घमंड करने वाले के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होगा। प्रेमचंद का मानना है कि जब तक साहित्य का काम केवल मनोरंजन करने का था, मन बहलाने का था या फिर आंसू बहाकर अपना जी हल्का करवाने का था, तब तक उसके लिए कर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक दीवाना था जिसका दुख दूसरे खाते थे, मगर सच्चे साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझा जा सकता। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता के भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की शक्ति हो, जीवन की सच्चाइयों को प्रकाशित करने की क्षमता हो, जो हम में संघर्ष और बेचैनी पैदा कर सके, जो हमें सुलाए नहीं हमें जगाए। क्यों? क्योंकि सोना तो मृत्यु का लक्षण है। अतः साहित्य जिजीविषा पैदा करने वाला होना चाहिए, ऐसा लेखक प्रेमचंद का मानना था। तो दोस्तों, ये हमने प्रस्तुत पंक्तियों का जो प्रस्तुत गद्यांश था इसकी व्याख्या जानी। इसमें लेखक प्रेमचंद विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं उसे भी जान लेते हैं। प्रेमचंद ने इस प्रस्तुत गद्यांश में साहित्य का लक्ष्य स्पष्ट किया है कि वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। साहित्य ईमानदारी का कल्याण का कार्य है, यह जागरण लाता है। इसमें गद्यांश में उर्दू के शब्दों का बाहुल्य है, यानी कि उनका ज़्यादा प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ लेखक ने विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में जाने दो निबंध के गद्यांशों की व्याख्या। अगले अध्याय में हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने मन में उठने वाले हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।